वेलकम दोस्तों। आज मैं आपके लिए प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जो आपकी किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक हमारा है यूनानी आक्रमण। देखो साथियों, प्राचीन भारत में दो आक्रमण हुए थे। एक हुआ था ईरानी आक्रमण, दूसरा हुआ था यूनानी आक्रमण। जो ईरानी आक्रमण हुआ था वो हखमनी वंश के नेतृत्व में हुआ था। हखमनी साम्राज्य के नेतृत्व में हुआ था। और उसके बाद साथियों यूनानी आक्रमण होता है। तो यही टॉपिक आज हम देखेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में, कि यूनानी आक्रमण से आपके एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो देखो साथियों, सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर के नेतृत्व में भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। और फिलिप द्वितीय कौन थे? तो ये मकदूनिया के शासक थे। कौन थे? तो देखो, फिलिप द्वितीय ये मकदूनिया के शासक थे और लगभग 359 बीसी में मकदूनिया के शासक बने। कब बनी? तो 359 बीसी में यह मकदूनिया के शासक बने। अब देखो, इसकी हत्या कब की गई थी? तो इसकी हत्या कब कर दी गई थी? 329 बीसी में। कब कर दी गई? तो 329 बीसी में इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सिकंदर बनता है मकदूनिया का शासक। सिकंदर लगभग 20 वर्ष की अवस्था में, कब? तो लगभग 20 वर्ष की अवस्था में मकदूनिया का शासक बनता है। तो देखो, फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर लगभग 20 वर्ष की अवस्था में मकदूनिया का शासक बनता है। और उसके बाद इसका सपना होता है साथियों विश्व विजेता। तो देखो, यह भारत पर आक्रमण करता है। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 बीसी अर्थात 326 बीसी में यह भारत पर आक्रमण किया। और साथियों इसने हखमनी साम्राज्य को समाप्त किया, अर्थात साथियों ईरान का इसने पतन किया। ईरान पे पहले अधिकार किया। उसके बाद बल्ख, जो वर्तमान में अभी अफगानिस्तान में है, बल्ख कहां पर है? तो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, को जीता। और जीतता हुआ हिंदुकुश पर्वत साथियों, जिसको अभी बोला जाता है खैबर पास। क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है खैबर पास दर्रा साथियों। इसको पार कर भारत आया और भारत पर आक्रमण किया। मैंने क्या बोला? सिकंदर साथियों बल्ख अर्थात वर्तमान में अफगानिस्तान में बल्ख स्थित है, इसको जीतता हुआ इसने क्या किया? तो हिंदुकुश दर्रे को पार किया, हिंदुकुश पर्वत को पार किया और पार कर भारत पर आक्रमण किया। जब साथियों यह भारत पे आक्रमण किया तो सबसे पहले तक्षशिला आया। कहां आया? तो सबसे पहले यह तक्षशिला आया। और तक्षशिला में इसकी मुलाकात होती है आंभी से। और आंभी साथियों इसके सामने आत्मसमर्पण करता है और आगे सहयोग का वचन देता है। कौन? तो आंभी। देखो, तो यहां से एक पॉइंट बनता हमारा है कि तक्षशिला का शासक कौन था? आंभी। सबसे पहली मुलाकात सिकंदर की किस शासक से होती है? आंभी से। लेकिन युद्ध नहीं होता, याद रखना। इसने क्या किया? तो आत्मसमर्पण कर दिया और आगे सहयोग का वचन दिया। और आगे सिकंदर का सहयोग कौन करता है? आंभी करता है। इसके बाद एक युद्ध होता है, उस युद्ध को बोला गया है हाइडेस्पीज का युद्ध। क्या बोला गया है? तो हाइडेस्पीज का युद्ध। देखो साथियों, हाइडेस्पीज का युद्ध जो होता है आपका, ये पंजाब में झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र में होता है। कहां होता है? तो पंजाब में झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र में होता है। और जब झेलम और चिनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र में होता है तो कौन कौन शासक थे? एक था पंजाब का शासक पोरस और दूसरा था साथियों सिकंदर। पोरस ने साथियों सिकंदर को बहुत टक्कर दिया और अंततः पोरस की हार होती है और सिकंदर साथियों बनता है विजेता। और सिकंदर इसके साहस को देखते हुए इसका राज्य इसे वापस कर देता है। किनको? तो पोरस को। और साथियों इस हाइडेस्पीज युद्ध का अन्य नाम है बितास्ता का युद्ध। क्या नाम है? बितास्ता का युद्ध। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बितास्ता जो है इन दोनों नदियों में से अर्थात झेलम और चिनाब नदियों में से किस नदी का प्राचीन नाम है बितास्ता? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो साथियों ये मैंने क्या बताया कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय कौन थे? मकदूनिया के शासक थे। और इनकी मृत्यु के बाद, किनकी मृत्यु के बाद? तो फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद सिकंदर जो है वो लगभग 20 वर्ष की अवस्था में मकदूनिया का राजा बनता है और 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है सिकंदर। और सिकंदर की पहली मुलाकात किससे होती है? तो साथियों तक्षशिला के शासक आंभी से होती है। और आंभी ने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या किया? तो आंभी ने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और आगे सहयोग का वचन दिया। उसके बाद मैंने बताया हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का युद्ध पंजाब के शासक पोरस से हुआ सिकंदर के बीच, पोरस और सिकंदर के बीच हुआ, जिसमें पोरस ने साथियों साहसी पूर्वक लड़ाई लड़ी और अंततः पोरस की हार हुई।
और जीत किसकी हुई? सिकंदर की जीत हुई। उसके बाद साथियों अगर आपसे पूछे कि हाइडेस्पीड का युद्ध जो साथियों है इसका अन्य नाम क्या है, तो बितास्ता का युद्ध है। क्या नाम है? बितास्ता का युद्ध है साथियों। देखो इसके बाद क्या होता है, तो सिकंदर लगभग 19 महीने तक भारत रहता है। कितने महीने तक? 19 महीने तक सिकंदर लगभग भारत में रहता है और सिकंदर की सेना जो है वो ब्यास रिवर को पार करने से मना कर देती है। जरा सा देखो मैप में दिखाता हूं आपको, मैप में क्या है साथियों, देखते हैं। सिकंदर की सेना ने क्या किया, तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। हम ये भी जानेंगे कि सिकंदर की सेना ने ब्यास रिवर को पार करने से क्यों मना कर दिया। तो देखो साथियों ये आपका भारत का नक्शा, भारत मैप है। ये साथियों अपना प्यारा भारत है। हम इस मैप पे देखेंगे कि सिकंदर की सेना ने जो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्या रीजन है कि सिकंदर की सेना ने ब्यास रिवर को पार करने से मना कर दिया, उसको भी हम देखेंगे और आगे भी जानेंगे कि आगे और क्या क्या प्रश्न बनते हैं साथियों। तो देखो साथियों मैंने प्रयास किया है मैप बनाने का। तो देखो तो सिकंदर की सेना, ये साथियों अभी वर्तमान का पाकिस्तान है, यहां पर अफगानिस्तान है और यहां पर साथियों ब्यास रिवर थी। इस ब्यास रिवर को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। जब साथियों सिकंदर भारत में आता है तो उस समय मगध राज्य का या मगध साम्राज्य का शासक कौन था, तो यहाँ का शासक था घनानंद। कौन था? तो घनानंद था और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का अंतिम शासक था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। देखो ये बहुत क्रूर था और इसने तक्षशिला के एक आचार्य थे चाणक्य, नाम सुना होगा आपने, चाणक्य या विष्णुगुप्त, उनका इसने अपमान किया था। तो देखो सिकंदर की सेना ने ब्यास रिवर को पार करने से क्यों मना किया, मैंने यहाँ क्या लिखा, 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास रिवर को पार करने से मना कर दिया। क्यों, क्या रीजन है कि सिकंदर की सेना ने ब्यास रिवर को पार करने से मना कर दिया? तो देखो साथियों सिकंदर कहां से आया था? यूनानी का था, यूनान का था। यूनान की जलवायु जो थी वो अलग थी और भारत की जलवायु अलग थी। सिकंदर की सेना काफी समय से युद्ध लड़ रही थी और वो थक चुकी थी। इस कारण से साथियों सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। और दूसरा साथियों सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि एक मामूली शासक पोरस से लड़ने में सिकंदर की सेना की ये हालत होती है, तो आगे इतना बड़ा साम्राज्य है मगध साम्राज्य और यहाँ का शासक कौन था? घनानंद। तो इससे लड़ने में इसकी क्या हालत होती, इस कारण से सिकंदर की सेना डर गई और ब्यास रिवर को पार करने से मना कर दी। जब सिकंदर की, तो मैंने क्या बताया, सिकंदर की सेना ने ब्यास रिवर को पार करने से क्यों मना किया? तो मैंने पहला बताया साथियों जलवायु परिवर्तन। यूनान की जलवायु कुछ और थी और भारत की जलवायु कुछ और थी, इस कारण से सैनिक बीमार होने लगे। दूसरा रीजन, उनको घर की याद आने लगी थी साथियों। तीसरा रीजन मैंने बताया साथियों कि एक मामूली शासक पंजाब बहुत छोटा राज्य था, वहां का शासक पोरस से सिकंदर की सेना को युद्ध लड़ने में इतनी नुकसान हुई, इतनी क्षति हुई, तो आगे इतना बड़ा साम्राज्य था मगध साम्राज्य, जो पूरे भारतवर्ष का उस समय सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। तो इससे लड़ने में सिकंदर की सेना की क्या हालत होती, इस कारण से सिकंदर की सेना ने ब्यास रिवर को पार करने से मना कर दिया। अब देखो साथियों जब सिकंदर की सेना ने ब्यास रिवर को पार करने से मना कर दिया तो सिकंदर साथियों वापस लौटने का फैसला लेता है और सिकंदर करता क्या है, तो विजित प्रदेश अर्थात जो जीता हुआ प्रदेश था उसको सेल्यूकस निकेटर को देता है। याद रखना साथियों सेल्यूकस निकेटर किसको देता है, तो सेल्यूकस निकेटर को देता है और दे करके स्थल मार्ग द्वारा 325 बीसी में सिकंदर वापस लौट जाता है। सिकंदर भारत कब आया था? 326 बीसी में आया था। गया कब? 325 बीसी में गया। आई बात साथियों समझ ली। तो देखो सिकंदर जाने से पहले भारत में 2 प्रमुख नगर की स्थापना की। कितनी नगर की स्थापना की? तो सिकंदर जाने समय 2 प्रमुख नगर की स्थापना की। एक नगर था निकैया। निकैया का अर्थ क्या होता है? तो निकैया का अर्थ होता है जीता हुआ प्रदेश। क्या होता है अर्थ? तो जीता हुआ प्रदेश। और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बहुकेफला था, तो इसने एक बहुकेफला नगर की भी स्थापना की। तो सिकंदर जाने समय कितने नगर की स्थापना की? 2 नगर की। एक निकैया, निकैया का अर्थ होता है जीता हुआ प्रदेश, और सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला, उसके नाम पर भी इसने एक नगर की स्थापना की। देखो साथियों
अब सिकंदर जब जाता है, चला जाता है, तो सिकंदर की मृत्यु कब होती है? 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु होती है, बेबीलोन में होती है। कहां होती है? तो सिकंदर आया कब भारत? 326 बीसी में आया। गया कब? 325 बीसी में गया। मृत्यु कब हुई? 323 बीसी में हुई। और इसने जाने से पहले कितने प्रमुख नगर की स्थापना की? 2। कौन कौन से नगर? तो एक निकैया और दूसरा बहुकेफला। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बहुकेफला। अब देखो साथियों, सिकंदर वापस जाता है, लेकिन सिकंदर जब जाता है साथियों, तो सिकंदर जाता है स्थल मार्ग से, लेकिन उसके कुछ सैनिक जाते हैं जल मार्ग से। तो यहां से एग्जाम में एक प्रश्न बनता है कि जब सिकंदर वापस जाता है, तो सिकंदर के वापस जाते समय जो सैनिक जल मार्ग से गए थे, तो सिकंदर के जल मार्ग सेनापति कौन थे? सिकंदर के जाते समय उसके जल मार्ग का सेनापति कौन था? तो नियाकस था सिकंदर के जाते समय जल मार्ग का सेनापति। कौन? तो जाते समय जल मार्ग का सेनापति कौन था? नियाकस था। और साथियों ये एक लेखक भी था, इतिहासकार भी था। एक और भी इतिहासकार थे, उनका नाम था ऑर्नेसिक्रिटस। क्या नाम था? ऑर्नेसिक्रिटस। एक और लेखक थे, उनका नाम था अरिस्टोटोब्यूलस। क्या नाम था? अरिस्टोटोब्यूलस। के लेखक से साथियों विश्वसनीय प्रमाण मिलता है कि सिकंदर ने भारत में क्या क्या किया और सिकंदर का क्या क्या अभियान चला साथियों भारत विजय के लिए। अब देखो साथियों, जब सिकंदर भारत आया, तो सिकंदर के आने से या यूनानी आक्रमण से भारत में क्या प्रभाव पड़ा? तो संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, गंधार कला का विकास हुआ। भवन निर्माण की कला एक प्रकार की होती है, उसे गंधार कला कहते हैं। और साथियों क्या हुआ? तो भारत का एकीकरण हुआ। भारत के इस इलाके को मजबूत किया गया। यह इलाका पश्चिमोत्तर इलाका था। इस इलाके को मजबूत किया गया किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का उदय होता है, यहाँ मौर्य वंश का उदय होता है साथियों। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो चाणक्य था। साथियों गुरु से याद आया, मैंने एक टॉपिक भूल गया आपका। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? मैंने क्या बोला कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु था। क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? तो प्लेटो था। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो सुकरात था। क्या नाम था? सुकरात। याद रखना, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? तो प्लेटो था। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो सुकरात था साथी। और मैंने एक और बताया कि चाणक्य किसके गुरु थे? तो चाणक्य साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों घनानंद यानी कि नंद वंश का पतन किया और मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना की। और उन्हीं के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत का एकीकरण हुआ और पश्चिम उत्तर इलाके को मजबूत किया गया साथियों। तो ये था साथियों हमारा आज का टॉपिक यूनानी आक्रमण। साथियों खास करके आपका ये टॉपिक आपका बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, बिहार एसआई के लिए साथियों टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों मैंने आपको बताया है, यूनानी आक्रमण। जानकारी कैसी लगी साथियों? इसका जवाब अवश्य कमेंट बॉक्स के फीडबैक में देना। धन्यवाद।